नमस्ते। आज हम इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो 4000 साल पहले फल फूल रही थी, लेकिन आज उसकी आवाज पूरी तरह से खामोश है और उसके सारे राज पत्थर और मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। तो इस अनसुलझी कहानी का हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग ये है, एक हड़प्पाई मोहर। ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनोखी चीज है। सेलखड़ी पत्थर से बनी इन मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं और कुछ ऐसे निशान हैं जो एक लिपि, एक लिखावट का हिस्सा है। एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। और यही यही तो वो रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी एक दो गांव की सभ्यता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से भी ज्यादा हड़प्पाई स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी, दूर दूर तक फैली हुई और काफी संगठित दुनिया थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम उनके शब्द ही नहीं समझ सकते, तो हम उनकी दुनिया को समझेंगे कैसे? इसका जवाब है पुरातत्व। हम बिल्कुल जासूसों की तरह उनके पीछे छोड़े गए सुरागों को उठाएंगे, उनके घर, उनके बर्तन, उनके औजार, और इन्हीं से उनकी कहानी को फिर से बुनने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए इस जांच में गहराई से उतरते हैं। हमारी जांच का पहला हिस्सा हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाता है, ये समझने के लिए कि हम कहाँ और क्या देख रहे हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मोटे तौर पर 3 चरण थे। एक था प्रारंभिक चरण, जब बस्तियां बसी रही थीं। फिर आया परिपक्व हड़प्पा चरण, लगभग 2600 ईसा पूर्व से। यही इस सभ्यता का स्वर्ण युग था, जब बड़े बड़े शहर बने। और आखिर में आया उत्तर हड़प्पा चरण, जब इस महान सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। हमारी ज्यादातर जांच का ध्यान इसी परिपक्व चरण पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जांच का पहला बड़ा सबूत क्या कहता है। उनके अविश्वसनीय शहर। ये मोहनजोदड़ो है, उनके सबसे मशहूर शहरों में से एक। और ये कोई बेतरतीब ढंग से बसी हुई जगह नहीं थी। ये एक सुनियोजित शहर था, और इसकी योजना ही हमें उनके समाज के बारे में जरूरी सुराग देती है। ऐसा लगता है मानो शहर बसाने से पहले इसकी पूरी योजना, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहा जाता था, जहां शायद सार्वजनिक या जरूरी इमारतें थीं, और एक बहुत बड़ा निचला शहर जहां ज्यादातर लोग रहते थे। ये बंटवारा एक साफ सुथरे सामाजिक संगठन की ओर इशारा करता है। और एक और हैरान करने वाली बात देखिए, उनकी ईंटें, चाहे वो धूप में सुखाई गई हों या भट्ठी में पकाई गई हों, सभी हड़प्पा बस्तियों में मिली ईंटों का एक तय अनुपात था। इस तरह की एक रूपता बताती है कि यहाँ कोई केंद्रीय प्राधिकरण या योजना जरूर रही होगी जो पूरे इलाके में निर्माण को नियंत्रित कर रही थी। और ये देखिए, ये चीज़ तो सच में दिखाती है कि वो लोग कितने उन्नत थे। हड़प्पा के शहरों में एक बेहतरीन नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थीं, और ऐसा लगता है कि घरों के बनने से पहले ही नालियों वाली गलियां बना दी गई थीं। ये साफ सफाई और इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। अच्छा, शहर के नक्शे से हटकर अब हम उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन की पड़ताल करते हैं जो इन दीवारों के भीतर रहते थे। तो जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से हमें उनके खान पान का पता चलता है। वो गेहूं, जौ और दालें उगाते थे, और मवेशी, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। मतलब साफ है, वो खेतीबाड़ी और पशुपालन दोनों में ही माहिर थे। उनके घर भी काफी कुछ बताते हैं। ज्यादातर घर एक आंगन के चारों ओर बने होते थे, जो शायद खाना पकाने और कटाई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते थे। मुख्य दरवाजे से आंगन सीधे दिखाई नहीं देता था, और ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थीं। हर घर में अपना बाथरूम, और कई घरों में तो अपने कुएं भी। अब जब हम उनके दफनाने के तरीकों को देखते हैं, तो एक और सुराग मिलता है। मिस्र जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के बिल्कुल उलट, हड़प्पा की कब्रों में आमतौर पर बहुत कीमती चीजें नहीं मिलती। हाँ, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वो मृतकों के साथ बड़ी दौलत दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब है कि उनके समाज में कोई सामाजिक भेद नहीं था? शायद ऐसा नहीं है। पुरातत्वविद चीजों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक उपयोगी और दूसरी विलासिता की। अब चक्कियों जैसी चीजें तो हर जगह मिलती हैं,
लेकिन फयांस जैसे महंगे और दुर्लभ पदार्थ से बने छोटे बर्तन वो सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिलते हैं। ये सामाजिक भिन्नताओं की ओर एक मजबूत संकेत है। अब हम अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे हड़प्पा के शहर शिल्प और व्यापार के जरिए बाकी दुनिया से जुड़े हुए थे। हड़प्पावासी बहुत ही कुशल कारीगर थे। मनके बनाना उनके खास शिल्पों में से एक था। कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल थी, जिसमें कई चरण शामिल थे। ये उनकी तकनीकी विशेषज्ञता को दिखाता है। पर वो ये कच्चा माल लाते कहाँ से थे? उन्होंने शंख के लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसे तटीय इलाकों में बस्तियां बनाईं। उन्होंने राजस्थान से तांबा और दक्षिण भारत से सोना लाने के लिए अभियान भेजे। मतलब वो एक बहुत बड़ा सप्लाई नेटवर्क चला रहे थे। और इसका सबूत सिर्फ पुरातत्व से ही नहीं मिलता। दूर मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है, जहां से कार्निलियन, सोना और तांबा जैसी चीजें आती थी। और ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र का ही नाम था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं और हमें मोहरों पर नावों और जहाज़ों के चित्र मिलते भी हैं। बहरीन जैसी जगहों पर हड़प्पाई मोहरों का मिलना इन महान कांस्य युग सभ्यताओं के बीच समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सीधा प्रमाण है। और अब हमारी ये जांच घूम फिरकर हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, इस पहेली के सबसे बड़े अनसुलझे हिस्से की ओर। धोलावीरा जैसे शहरों में हमें हड़प्पा लिपि का एक सबसे प्रभावशाली उदाहरण मिलता है, एक बड़ा सूचना पट। और ये तो उन अनगिनत मोहरों, औजारों और बर्तनों के अलावा है जिन पर ये रहस्यमयी लिखावट मौजूद है। तो इस लिपि के बारे में हम पक्के तौर पर क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हम जानते हैं कि इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह थे, इसलिए ये वर्णमाला पर आधारित नहीं हो सकती है। और ये मोहरों से लेकर तांबे के औजारों तक हर चीज पर पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो हमारी ये पुरातात्विक जासूसी हमें कहाँ तक ले आई है? देखिए, भले ही हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, पर उनके छोड़े गए सुरागों ने एक तस्वीर तो साफ कर दी है। एक ऐसे समाज की जो अविश्वसनीय रूप से संगठित और सुनियोजित था। एक ऐसी व्यावहारिक संस्कृति की जो भव्य दिखावे से ज्यादा उपयोगिता को महत्व देती थी। और अपने समय की एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति की जो दुनिया के दूर दराज के कोनों से जुड़ी हुई थी। लेकिन उनकी अपनी आवाज़ वो अभी भी खामोश है। तो सवाल वही का वही है, हजारों साल बाद वो कौन सा आखिरी सुराग होगा जो हमें उनकी आवाज़ सुनने और उनके रहस्यों को हमेशा के लिए खोलने में मदद करेगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंतिम अध्याय लिखा जाना अभी बाकी।